बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ तब्दीलियों की खबरें हैं। सबसे पहले खबर तो यह है कि पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजन के जितने भी ओहदेदार हैं उनको अचानक से फारिग कर दिया, जिसमें बड़ा नाम शकील शेख साहब का है, जो कि नजम सेठी दौर में एक बड़ी पावर समझे जाते थे। उनको और उनकी पूरी टीम को ओहदे से हटा दिया गया और कहा यह गया कि जो एक इलेक्शन करवाए गए थे अब वो शफाफ इलेक्शन नहीं थे और उन इलेक्शन में भी धांधली की गई थी। दूसरी बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी को भी जनाब उसमें भी रद्दोबदल करने की तैयारी कर ली है। यानी कि अभी जो पीछे बांग्लादेश सीरीज में जिसने टीम सेलेक्ट की उसमें असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार की खबरें, जो कि पहले उस पैनल का हिस्सा थे, खबरें यह है कि इनको शामिल नहीं किया गया। तो अब इसमें भी मजीद कुछ ऐसे लोग लाने की तैयारी की जा रही है जो सिर्फ उस समरी पर साइन ना करें, वो जो एक बनाकर दे दी गई कि जनाब ये स्क्वाड है उस पर साइन ना करें, बल्कि उनकी अपनी भी कुछ उसमें रहनुमाई अंदर होनी चाहिए। उसके बाद माइक हैसन ने कह दिया बाबर आजम इजी हो जाएं, आप ज्यादा टेंशन ना लें, आप वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली ओडीआई में हमारे प्लान का हिस्सा हैं, आपको बिल्कुल साइडलाइन नहीं करवाया जा रहा और टेस्ट तो आप खेलेंगे ही। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के नुमान अली शामिल है। इस पर बात करनी है क्योंकि याद होगा आपका इंग्लैंड सीरीज, नुमान अली वो स्पिन ट्रैक्स और सारा कुछ जितनी विकेट्स के अंबार लगा दिए गए साजिद और नुमान की जानिब से, उसका ये फल नुमान को मिल गया है। प्लस बेंगलोर में जो आईपीएल की जो टीम जीतने के बाद जश्न मनाया गया, आरसीबी की टीम आप मौजूद थे और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक था ये कि 11 लोग उस भगदड़ मचने से मतलब कि मारे गए। इसके अलावा जब ये खबर पहुंच चुकी फिर भी मैनेजमेंट ने अपनी वो सेलिब्रेशंस रोकी नहीं, जो कि एक इंतहाई जिसे कह सकते हैं घटिया हरकत थी। आप तक पहुंच गई तो एटलीस्ट आप वो सेलिब्रेशन बंद कर सकते थे इंसानियत की खातिर। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, अली तनोली साहब मौजूद हैं और अहमद सईद ने मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। तोनिल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम आते हैं अहमद कुरैशी की तरफ भी। ये जो पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजन में तमाम ओहदेदारों को फारिग कर दिया, ये एक प्रॉपर पहले इस पर वर्किंग की गई क्योंकि ये वो टीम थी जो नजम सेठी साहब दौर में बड़े एक्टिव दिखाई देते थे और ये इनकी बड़ी पावर थी, इन्हीं से पूछ के तमाम फैसले किए जाते थे। तो अब ये तमाम की तमाम टीम फारिग कर दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो अभी पूरी चेंजेस हुई हैं ये थ्रू प्रॉपर प्लान हुई हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि बहुत सारे जो एतराज़ात होते थे कि जो टीम सिलेक्शन है उसके अलावा जो आपने देखा लास्ट टाइम जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड सिलेक्शन हुई उस पर भी एतराज़ात किए गए। उसमें आपने देखा कि कहीं ना कहीं राना फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और इन दो लोगों पे एतराज़ किया गया कि ये कहीं ना कहीं से ये बेस कैंप है उसके थ्रू ये आते हैं, जिसपे राना फ़हीम अशरफ का कहीं ना कहीं नाम लिया गया कि उनका शायद किसी पार्टी से ताल्लुक है, किसी रहनुमा से ताल्लुक है, तो उस वजह से उनको टीम में लाया गया है। तो जैसे शकील शेख की बात की जाए तो शकील शेख जो हैं वो नजम सेठी ग्रुप का हिस्सा थे। आपने देखा होगा कि यहाँ इस्लामाबाद में अगर जो भाई हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स देखते हैं तो उनका इस्लामाबाद रीजन में काफ़ी इन्फ्लुएंस है और जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड और जो नॉर्थ रीजन है उसमें उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। उनके थ्रू काफ़ी लोग सिलेक्शन कमेटी के इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके नाम जो हैं वो काफ़ी ऐसे लिए जाते हैं जो टीम में बाद में आपको नज़र भी आते हैं। और इस अगर देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सामने रख के सिलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी न किसी की बेस कैंप है उसके थ्रू हम बात करें कि जी भाई ये बेस कैंप है, इसके थ्रू आप टीम में लाए जाएं। इसी की मिसाल आप अभी रिसेंटली देख लें कि टीम सिलेक्शन हुई और उसके बाद उसके नाम चेंज किए गए, जबकि अगर आप एक कोच को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको ये इख्तियार भी देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की टीम रखे। और उसके बाद आप वो सिलेक्शन कमेटी पे तो बाद में आते हैं। अभी ओहदेदारों की जो खबर है, मैंने एक और जो है एक ओपिनियन जानना चाहे इसलिए आपसे। अहमद कुरैशी साहब तो बड़ा करीबी ये मामला देख भी चुके हैं और 1-2 साल से ये उनके तासुब का शिकार भी हो चुके हैं। तो कुरैशी साहब, सबसे पहले तो शकील शेख और तमाम जो टीम है उनको निकाल दिया गया है, इसके पीछे एक प्रॉपर वर्किंग, वही सवाल कि पीसीबी मैनेजमेंट इसको ऑब्जर्व कर रही थी क्योंकि खुरम नियाजी की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये टीम जो है अब फारिग कर दे और बेस ये बनाई गई कि जो इलेक्शन किए हुए थे वो फेयर नहीं थे। देखिए हमजा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्शन जो होने थे इस्लामाबाद रीजन और जोन एसोसिएशंस के, वो काफी अरसे से इल्तवा का शिकार थे। कभी कोई ड्रामा लग जाता था, कभी कोई ड्रामा लग जाता था, इतने अरसे से इलेक्शन ही नहीं हुए। फिर जब इलेक्शन हुए तो उसमें इतनी ज्यादा बेज़ाब्तियां थी, इतनी धांधली और 2 नंबरी थी कि पीसीबी में एक कंप्लेन दायर की गई और वहां पे एक जो जुडिशरी ने पीसीबी का एक पैनल ने ये फैसला किया कि ये
जितने भी इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे वो सारे नल एंड वाइट हैं, उनमें धांधली हुई है, वो 2 नंबर इलेक्शन है, बोगस इलेक्शन है, और पीसीबी ने उन इलेक्शन को उठा के बाहर फेंका। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो शकील शेख और उनके साथ के जो लोग हैं वो उन लोगों को अभी जो रिसेंट नोटिस आया पीसीबी की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि ये लोग शकील शेख हों या इनके साथ के जितने भी लोग हैं जो रीजन और जो जोन की एसोसिएशन से रिलेटेड है, इन सबको पीसीबी ने कहा है कि ये अपने अपने ऑफिस खाली करें और अपने अपने ऑफिस में ये आज के बाद नहीं बैठेंगे। जाहिर है जब इलेक्शन ही जाली हुए हैं, इलेक्शन ही 2 नंबर हुए हैं, तो फिर इन लोगों का बैठना बनता नहीं है। पिछले काफी अरसे से हमने ये देखा कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे, ड्रामा लगा हुआ था, उससे प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट में एक जो सबसे घटिया और बकवास चीज है वो ये कि मुखालफत है 2 पार्टीज की। एक पार्टी अगर पावर में होती है तो वो दूसरी पार्टी के प्लेयर्स को आगे नहीं आने देती, बेशक वो जितने भी टैलेंटेड हों, जितने भी वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हों। बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे सफर किया है पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ और सिर्फ इस सियासत की वजह से, और हर किसी की जो गर्दन में वो 3-3, 4-4 इंच का सरिया होता है जब वो पावर में आते हैं। इसी तरह इससे पहले हमने देखा जब नॉर्दर्न एसोसिएशन थी तब भी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की जाती रही। जो लोग पावर में थे उन्होंने अपने मुखालफिन के क्लब्स में जो प्लेयर खेलते थे या वहां पे जो प्लेयर्स ट्रेनिंग करते थे उनको उनके साथ ज्यादतियां की। इसी तरह अब भी ये होता रहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके मैं अब अगर नाम दूंगा तो शायद वो टारगेट होंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये बात करूं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद में ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी तक वो रीजन लेवल पे भी नहीं खेल सके, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो लोग पावर में थे वो उनके मुखालिफ क्लब्स में ट्रेनिंग करते रहे हैं। मेरे पास एक बड़ी एग्जांपल भी है, बाजवा क्रिकेट अकेडमी है पिंडी में, उनके जो आसिफ बाजवा साहब का बेटा है रजाउल मुस्तफ़ा, वो कश्मीर लीग में मेरे साथ था। आउटस्टैंडिंग लड़का है, जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन क्योंकि वो अब बाजवा साहब का बेटा है और वो मुखालिफ ग्रुप का में है बाजवा साहब, इस वजह से उस बच्चे के साथ ज्यादती की गई। उस बच्चे को इतना टैलेंटेड होने के बावजूद, कंसिस्टेंट परफॉर्मर होने के बावजूद रीजन में नहीं खिलाया जाता रहा। तो इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। आप तो ये आपकी एग्जांपल से तो अहमद मुझे लगता है कि जनाब ये जो भी हुआ है ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और ऑन मेरिट हुआ है, और पिछली जितने भी ये चेयरमैन आए और उनके जो लगाए हुए पौधे थे वो अब फिलहाल काट दिए गए हैं, और मेरा ख्याल इसी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट जो ट्रैक पर आ भी रही है और आएगी भी। अहमद सही सब आ जाके नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का, जैसे अहमद कुरैशी ने अभी एग्जाम्पल दी है कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये वैसे बड़ी हैरानी वाली बात है मेरे लिए कि क्रिकेट एक मुल्क के लिए खेलनी है लेकिन 2 ग्रुप्स बने हुए, वो कहते हैं हमारा लड़का, वो कहते हैं हमारा लड़का, और इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। देखें इसमें सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, आप पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स को भी अगर देखें, फुटबॉल को देखें, हॉकी को देखें, कहाँ पर आपको ग्रुपिंग नज़र नहीं आती है। हर खेल के अंदर, हर फेडरेशन के अंदर, एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर जगह आपको ये चीज़ें देखने में नज़र आती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी फेडरेशन के नस्बत चूँकि ज़रा ताकतवर बोर्ड है, और मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद चूँकि ज़ाहिर है कि उनको जो पावर्स वो लेकर आए हैं और उसकी बुनियाद पर जो वो इस्लाहात नाफिज कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि शायद अब इस वक्त इस्लामाबाद के जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो काम शुरू हुआ है वो शायद दूसरे एजेंट्स के अंदर भी जाएगा, और बिल्कुल ये होना चाहिए। और ये तमाम जो सियासी बुनियादों पर ग्रुपिंग्स हुई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से टैलेंट पाकिस्तान का जो है वो ग्रूम नहीं कर पाता। और बहुत से कुछ नाम मैंने गिनवा दिए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मतलब अभी हमने जो कैंप्स की भी शॉर्ट लिस्टिंग हमने देखी थी, इसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं। तो इन सारों के पीछे कहीं ना कहीं जो है वो सियासी वाबस्तियाँ ही होती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत नागुज़ीर है कि पाकिस्तान को अगर क्रिकेट अपनी ठीक करनी है तो माइक हेसन को लेकर आया गया है, एक प्लान को लेकर चलने की कोशिश की गई है अपर लेवल से। तो यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर भी और ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी यकीनन ये चीज़ें जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा सिलेक्शन के तमाम पैनलिस्ट से राय लेते हैं कि जनाब ये क्या सही फैसला है कि हर 4 दिन के बाद सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दी जाती है। असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार बड़े मान से अरमानों से लाया गया था और बड़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन इनको भी 1-2 सीरीज़ के बाद साइडलाइन कराने की तैयारी कर ली गई है। अब अगले नाम कौन से हो सकते हैं उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इसमें कुछ रद्दोबदल तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं। ब्रेक पे जिससे पहले हम बात कर रहे थे रीजनल क्रिकेट जो है इस्लामाबाद के वहाँ के तमाम अहदेदारान को फारिग कर दिया गया है। अब जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ रद्दोबदल की बातें इस वक्त चल रही हैं। अहमद कुरैशी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। सेम सवाल, सिलेक्शन कमेटी को लेकर आपका क्या स्टांस है? देखिए, मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस जरूरी हैं, क्योंकि ये जो सिलेक्शन कमेटी है तो कोई सर है ना पैर है, कोई समझ नहीं आती। ये लोग बड़ा सोच के फैसले करते हैं और इनके फैसलों की कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, क्योंकि एट दी एंड अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक को कैप्टन की से और दूसरा जो कोच है, हेड कोच, उसकी से काफी हद तक मैटर करती है। सिलेक्शन कमेटी ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के भी एक अच्छा खासा रोल होता है टीम की सिलेक्शन में, लेकिन ये जो सिलेक्शन कमेटी है मेरा भी ख्याल भी ये ज्यादा सस्टेन कर सकती है और इसमें चेंजेस बिल्कुल होने चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी में वो लोग आने चाहिए जो प्रॉपरली डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं। खासतौर पे जो डोमेस्टिक की जो टीम्स हैं उनके साथ अगर एसोसिएटेड लोगों को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि ऐसे प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर्स या ऐसे स्टाफ या ऐसे लोग जो डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा बेहतर आइडिया होता है कि डोमेस्टिक में कौन सा प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और मेरे ख्याल में बड़े नामों की तरफ हमेशा पीसीबी जब भी जाने की कोशिश की है, पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी के लिए पीसीबी को मुंह की खानी पड़ी है। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए और उन लोगों को सिलेक्शन कमेटी में लाना चाहिए जो सिलेक्शन कमेटी को की जॉब राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अहमद, आपने बात की है तो फॉर इंस्टेंस कौन सा ऐसा नाम क्विकली आपके ज़हन में आता है कि जनाब ये बंदा जो है ना वो ऑन मेरिट सिलेक्शन करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहेगा और बगैर किसी इन्फ्लुएंस के तमाम फैसले करेगा? देखिए हमजा, इस तरह से कहना तो काफी मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक को जिस तरह से स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा बनाया है उनको इस हवाले से रोल दिया जा सकता है। इसके अलावा सलमान भाई को मुझे नहीं पता कि अब पीसीबी का क्या स्टांस होगा, सलमान भट्ट को रीच आउट किया जा सकता है। वहाब रियाज साहब वैसे ही जो है वो फिटिंग हुए हुए हैं पीसीबी में, उनके पास कोई रोल नहीं है तो उनको शायद कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो अब जिस तरह अब्दुल रज़ाक हैं या सलमान भट्ट हैं या और इस तरह के लोग हैं, ये लोग ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं और ये पीसीबी के साथ भी काम कर रहे हैं, अपने जो है वो जाती हैसियत में भी काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। इस तरह के लोग अगर आएंगे जो कम से कम क्रिकेट के साथ ग्रास रूट लेवल पे एसोसिएटेड हैं तो उसका ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि आप उन लोगों को ले आए जो टीवी पे बैठे रहते हैं पूरा साल, टीवी से उठा के आप उनको पीसीबी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। में आज अब बिल्कुल समझ लग गई कि आपने जो 2-3 नाम दिए और वो अच्छे क्रेडिबल। आपने बीच में वहाब रियाज का नाम लिया तो वहाब रियाज तो अहमद इससे पहले भी ये सर्विसेज दे चुके हैं, उनको उन कमेटी का हेड भी बनाया गया, लेकिन खातिर खा उस तरह के रिजल्ट सामने आए। लेकिन उनके कुछ मुनासिब ऐसे हैं कि उनको पहले फ्रंट पर लाया गया, वहां पर बैकलैश फेस करना पड़ा तो उनको वापस कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया। तो अली तनोली साहब, ऐसा कोई नाम आपके जहन में आ रहा है कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी फारिग होती है तो कोई वो चेहरा जो ऑन मेरिट बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के कोई फैसले कर सके और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसले कर सके? मोहसिन नकवी साहब ने ये जो अभी स्टेप लिया है कि अभी इन्होंने इस्लामाबाद रीजन से ये स्टार्ट लिया और इन्होंने देखा कि जो कहीं ना कहीं जहाँ पे मेरिट को फॉलो नहीं किया जा रहा उनको वहां से हटाया जा रहा है। जैसे अभी भाई ने बात की कि वहाब रियाज कहीं ना कहीं इस पूरे जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करते हैं। सिस्टम देखें, जो भी एक सिलेक्शन कमेटी है उसको साइडलाइन किया जाता है और वहाब रियाज इसमें अपना रोल प्ले करते हैं और उन लोगों को आगे लाया जाता है जिसकी उनके साथ दोस्ती है। हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी मोहसिन नकवी साहब से, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ओवरऑल एक चीज रखें और मेरिट को सामने रखें। और आपने देखा ये इन 3 दिनों में जो भी वहाँ पे नेशनल एकेडमी में जो लोग बुलाए गए उसमें बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज किया गया। और फिर आपने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता था कि हमारा बेस कैंप जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने कल को प्रैक्टिस ही नहीं की। और प्रैक्टिस ना करने की वजह उनको यही है कि भाई मेरा तो बहुत स्ट्रांग बेस कैंप है, मुझे तो कोई हिला भी नहीं सकता। जब तक आप मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रिजल्ट नहीं ले सकते। तो इससे बेहतर है कि आप कोई न कोई इंटरनेशनल कोच जो आप लाते हैं उस पर ट्रस्ट करें, उसको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उससे जब आप उसको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाएंगे तो उससे आप बेहतर सवाल कर सकते हैं। जब आप जैसन कोई भी कोच आता है उसको आप जो पिचेस की कंडीशन है, बॉलर्स की कंडीशन है, बैटर्स की कंडीशन है,
वो बेचारा वो रीड ही नहीं कर पाता, उसको आप 2-3 माह में आप उसको चेंज कर देते हैं। जैसे आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, इन्होंने मेंटोर्स रखे, मेंटोर्स का रिजल्ट आपके सामने था, उनको इतनी हैवी महारत दी जाती थी और उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लोग ही सामने लाए और उसका कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आया। पर इसमें सबसे जो मेन बात है वो समझने वाली है कि चेयरमैन पीसीबी को कहीं ना कहीं मेरिट को सामने रखना चाहिए। उनको ये चीज देखनी चाहिए कि इसका असर जो है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट पे पड़ता है तो पाकिस्तान क्रिकेट ही इफेक्ट इससे होगी। अहमद सईद साहब, आपका क्या इस पर क्या स्टांस है? देखिए, टीम सिलेक्शन के हवाले से अगर आप लोगों की तलाश की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चैंपियन टीम होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी टीम सिलेक्शन के बारे में रूथलेस होती हैं, रूथलेस डिसीजन जो है वो लेने होते हैं। मेरे जहन में इस वक्त जो नाम आ रहा है वो एक यूनुस खान का नाम है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब टीम के कप्तान भी थे और उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान भी हैं। तो यूनुस खान यकीनन एक ऐसा नाम हो सकते हैं कि जो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। माजी में जिन लोगों को लेकर आया गया सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 नाम हैं, असद शफीक हैं, अजहर अली हैं और अलीम डार हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाएगा क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं था सिलेक्शन के डिसीजंस के अंदर। इनको जो भी समरी भेज जाती थी वो एज इट इज़ उसको साइन करके आगे फॉरवर्ड कर देते थे, यानी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड जो होती थी उसके ऊपर वो साइन करके तो उसको आगे भेज देते थे। तो अब पीसीबी जो चाहती है कि ऐसे लोग हैं कि जो न सिर्फ ग्रास रूट से आगाह हों, वहाँ पर काम करके आए हों और वहाँ पर उन्हें पता हो कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी क्रिकेट को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह के लोगों की तलाश जो है पीसीबी ने जारी की और कहा जा रहा है कि 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनसे बात हो चुकी है पीसीबी की और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो इंडक्ट भी किए जाएं सिलेक्शन कमेटी के अंदर। तो सिलेक्शन कमेटी में ये तब्दीली भी जो फ्यूचर का प्लान है उसको सामने देख कर की जा रही है। इसमें पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट है बहुत ज़्यादा और उसमें भी ज़्यादा जो है वो डोमिनेंसी हमें T20 मैचेस की देखने के मिलेगी 2026 T20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में। तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी जो है वो ऐसे लोग लाए जाएंगे जो उस प्लान के साथ मैच करते हो जो माइक हेसन बतौर हेड कोच लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अगला टॉपिक अहमद कुरैशी साहब, आपका बड़ा फेवरेट, आपके फेवरेट बैटर जो हैं बाबर आजम से रिलेटेड के हेड कोच माइक हेसन ने कहा है कि जनाब बाबर आजम साहब इजी हो जाए, आप हमारे प्लान्स का हिस्सा है, हमें कहीं परेशान ना हो जाएगा, डिप्रेशन में ना जाइएगा, रेड बॉल तो खेलेंगे, वाइट बॉल ओडीआई खेलेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये खबरें भी हैं कि बाबर आजम और रिजवान की T20 में सिलेक्शन रोक दी गई है, तमाम दोनों खिलाड़ी जो हैं वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे। तो ये एक तरफ हौसला भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ एक क्लियर कट मैसेज है T20 को लेकर कि जनाब T20 में आपका सफर जो है तमाम हो गया। तो ये समझते हैं दुरुस्त फैसला है इस दुरुस्त वक्त में, क्योंकि आगे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है। देखिए हमजा, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी इंडिविजुअल स्टार हो, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई भी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा नहीं है। जो परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंट बेसिस पे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहेगा, वो जो परफॉर्म नहीं करेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में हमने जो इतना पाकिस्तान क्रिकेट ने सफर किया है वो सिर्फ इस वजह से किया है कि हमारे मुल्क और हमारी क्रिकेट से बड़े हमने इन प्लेयर्स को बना दिया था और बड़ा सुपरस्टार बना दिया था कि मैच भी हार जाते थे तो बाबर आजम की कवर ड्राइव की एस्थेटिक वीडियोस आनी शुरू हो जाती थी, जो क्या कवर ड्राइव खेलते हैं। तो आई थिंक कि माइक हेसन का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है कि जो एक तो 2 उसके माइंड में चीजें हैं। एक ये कि जो परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहे कोई भी फॉर्मेट हो वही प्लेयर रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। दूसरा उसका माइंडसेट ये है कि उसको ऐसे प्लेयर चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करें। अगर बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करते हुए अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे रन्स करते हैं T20 में, तो ऑब्वियसली बाबर आजम को कोई टीम से बाहर नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर रिजवान एज वेल। लेकिन अब बाबर आजम अगर पावर प्ले भी खा जाए पूरा और अगर वो स्ट्राइक रेट भी उनका ठीक नहीं है, रन्स बनाने पे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी माजी की परफॉर्मेंसेस की बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो ये मुझे मुश्किल होता हुआ नजर आता है माइक हेसन के दौर में, और होना भी इसी तरह से चाहिए। बाबर आजम को मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज है जुलाई में और उसके पुश सीरीज में परफॉर्मेंसेस की बेस पे वेस्ट इंडीज में भी चांस मिल सकता है और उन परफॉर्मेंसेस पे फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे एशिया कप वगैरह में बाबर आजम को रखना है या नहीं रखना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को देखें
तो बाबर आजम हो, रिजवान हो, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है टीम के अंदर जगह बनाना, क्योंकि आप किसको बाहर निकाल के इनको रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, वो जो आप वीडियोस एडिट करके लगाते हैं ना हारने के बाद, अब वो पकड़ी गई हैं, अब वो भी काम नहीं करेंगे। बाबर आजम की स्पोर्ट में आपको कुछ और करना पड़ेगा, तो ये जो फैसला है आपके नजदीक दुरुस्त फैसला है? देखें, हर प्लेयर के ज़ाहिर है एक पीक टाइम होता है। बाबर आजम ने 3-4 साल की जो है वो पीक देखी है क्रिकेट के अंदर, और वो मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर नंबर 1 की रैंकिंग के ऊपर भी रहे हैं। तो हर प्लेयर का एक टाइम होता है। मेरा ये ख्याल है कि अब जिस तरह से बात हो रही है बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप करने की, देखें बिल्कुल ड्रॉप होना चाहिए अगर इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन जो पैरामीटर आप सेट करें वो पैरामीटर सबके लिए सेम भी होना चाहिए। मैं अगर आपके सामने कुछ स्टैट्स रखूँ, कुछ नंबर रखूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि मतलब अगर नंबर्स की बुनियाद पर आपने लड़कों को ऊपर नीचे करना है, जिस तरह से इफ्तिखार अहमद इकरार का आपने बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से और काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो PSL में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आते थे और उनके तरह तरह के नंबर निकाल के आप कहते थे कि इस प्लेयर की टीम में जगह बनती है और इस प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनती है। तो मैं आपको बताता हूं कि फ़खर जमान, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, नो डाउट फ़खर जमान जब पिच के ऊपर खड़े होते हैं तो वो सलाहियत रखते हैं कि मैच को वो एक तरफ कर देते हैं अपनी टीम के हक में। फ़खर जमान का T20 का स्ट्राइक रेट है 132 का इंटरनेशनल में, और उनकी एवरेज है 22 की। ठीक है। बाबर आजम का T20 का स्ट्राइक रेट है 129 का, उनकी एवरेज है 40 की। अच्छा, तो बात यह है कि अगर आपने पैरामीटर सेट करने हैं ना, तो वो फिर सब के लिए सेम रखें। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट की जहाँ तक बात हो रही है, अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को उस तरह खिलाना चाहते हैं, तो फिर ये देखें कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या। क्या आपका जो ग्रास रूट का स्ट्रक्चर है, क्या आपका जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो अलाइन करता है आपके इंटरनेशनल गोल्स के साथ? अगर वो अलाइन, इंग्लैंड की टीम में जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करना शुरू की थी तो उन्होंने अपने पूरे जो काउंटीज थी और जो पूरे उनके ग्रास रूट के क्लब से उन तक उन्हें मैसेज पहुंचाए थे कि अब हम ये क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान में होता ही है कि यहाँ पर 4 लफ्ज पकड़े जाते हैं और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बोला जाता है, उनको इतनी उनकी जो है, जिस तरह तोते को रटाए जाते हैं वो अल्फाज, उस तरह से वो बोले जाते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी कोई नहीं की जाती। तो माइक हैसन पाकिस्तान की जो कौमी टीम है इंटरनेशनल लेवल की, उस पे काम कर रहे हैं। देखना यह है कि जो ग्रास रूट के ऊपर कोचेस काम कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, वो जो प्रोडक्ट तैयार करके ऊपर दे रहे हैं क्या वो अलाइन भी है उस आइडिया के साथ कि नहीं, क्या वो उससे सिंक्रोनाइज करता भी है कि नहीं। आप ऊपर जो है वो जितने मर्जी खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ ला के रख दें, नीचे से अगर टैलेंट नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर एक बंदे पर अप्लाई होता है तो वो सब पर होना चाहिए, ऑन मेरिट होना चाहिए, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो। लेकिन बाबर और रिजवान के लिए तो क्लियर मैसेज T20 के लिए दे दिया गया है। उनको अब फोकस करना है ODI और रेड बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। ODI में अगर उन्होंने अपना आप मनवाना है तो उनके पास बेस्ट मौका मौजूद है, लेकिन वो कंडीशंस थोड़ी सी टफ हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें, लेट्स सी तब तक कुछ सिनेरियो बदलता है कि नहीं बदलता, लेकिन T20 से फिलहाल जो है वो बाबर आजम और रिजवान रेस्ट पर है। इस पर फर्दर भी बात करेंगे। आप सबको टीम स्पोर्ट्स फ्लिक्स की जानिब से हज मुबारक, और हमारी टीम की जानिब से आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।